आरसी सर्किट एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर हमारे पास रेजिस्टर और कैपेसिटर एक एसी सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड हो। ऐसे ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट को हम नाम देते हैं आरसी सर्किट का। अ सर्किट इन विच रेजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड in series with an AC source is known as RC circuit. फर्दर हमारे पास इसकी सर्किट डायग्राम आ जाएगी। सर्किट डायग्राम को देखें तो जैसे ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी गई है सर्किट की, उसके मुताबिक आप सर्किट डायग्राम बना लें। फर्स्ट कर लें कि आपके पास एक AC सोर्स है और उस AC सोर्स के साथ एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये आपके पास सर्किट डायग्राम आ गई। यहाँ पर ये रेजिस्टर है और ये आपके पास कैपेसिटर, और ये हमारे पास एसी सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आप लोगों ने एसी थ्रू रेजिस्टर पढ़ा था कि जो करंट और वोल्टेज है वो हमारे पास इन फेज होते हैं। मींस जो पोटेंशियल या वोल्टेज आपके पास अक्रॉस रेजिस्टर है वो करंट के साथ इन फेज होगा, जबकि कैपेसिटर के केस के अंदर करंट हमारे पास लीड कर रहा होता है वोल्टेज को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो मींस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लैग करेगा। अब हमें इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट चाहिए, और कंबाइन इफेक्ट हम निकालेंगे वेक्टर्स रूल के मुताबिक, क्योंकि हमने दो वेक्टर्स ड्रॉ किए हुए और हेड टू टेल रूल क्या था हमारे पास। या पहले वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल प्लेस कर देते। तो मैंने वी आर के हेड पर वी सी की टेल प्लेस कर दी और उसका एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया। ये रिजल्टेंट हमारे पास इस सर्किट का नेट रिजल्ट वोल्टेज होगा विच इज़ डेफिनेटली इट्स आरएमएस वैल्यू। और हमें मालूम है बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप बेस देखें, हाइपोटेन्यूज देखें तो हमारे पास वो है वी आर एम एस, बेस देखें तो वो वी आर है, और जबकि परपेंडिकुलर देखें तो वो हमारे पास वी सी है। एंगल के सामने वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और जो बची वो हमारे पास बेस। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, उससे हमारे पास सर्किट की वी आर एम एस वैल्यू आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वी किसके इक्वल होता है हमारे पास आई आर के, आई, और यहाँ पर हम आर एम एस वैल्यूज यूज़ करते हैं। एसी में हम हमेशा आर एम एस वैल्यू यूज़ करते हैं। इसी तरह जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाई इट्स रिएक्टेंस। अब आई स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ रहा है दोनों ही उसमें, तो कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर बच जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और वी आर एम एस हमारे पास इक्वल आ जाएगा आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। आई आर एम एस उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और आपने इम्पीडेंस की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। इम्पीडेंस हमारे पास किसके इक्वल होती है, वी आर एम एस डिवाइड बाय आई आर एम एस की।
सो आपका जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा हमारे पास z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। इसके बाद हम फेज डिफरेंस देख लेते हैं कि भाई फेज डिफरेंस कितना है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन आरसी सर्किट। एंगल के सामने मैंने बताया कि परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और जो रिमेनिंग साइड बचती है वो हमारे पास बेस होती है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, टेंजेंट थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास VC है, बेस हमारे पास VR है, तो यहाँ से हमारे पास थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स VC ओवर VR। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, तो हमारे पास ये इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस भी लिखा जा सकता है। V हमारे पास होता है IRMS मल्टीप्लाइड बाय XC। VC की अगर बात करें रिएक्टेंस आएगी इसके अंदर, और VR हमारे पास इक्वल होगा IR के। RMS वैल्यूज होती हैं, IRMS आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा XC ओवर R। और XC क्योंकि 1 ओवर ओमेगा C के इक्वल होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी के साथ रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो आपके पास बच्चों टेंजेंट इनवर्स इक्वल आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा C इंटू R। ये मल्टीपल एक्सप्रेशंस है, MCQs के अंदर पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके अलावा आप इस एक्सप्रेशन को भी इस तरह से लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC की जगह आप 1 ओवर ओमेगा C का स्क्वायर ले लेंगे। इसके अलावा आप फेजर डायग्राम जो आपने पहले इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज बनाई थी ना, उसको इम्पीडेंस की शक्ल में भी बना सकते हैं। मींस जैसे अभी हमने फेज डिफरेंस जोन से है उसको इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस लिखा है, तो आप उसकी डायग्राम जो सी है वो इम्पीडेंस की शक्ल में भी बना सकते हैं। जो फेजर डायग्राम है वो बनेगी किस तरह से, आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो करंट के साथ इन फेज होगी, और जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर की वो डेफिनेटली, क्योंकि उसका वोल्टेज लैग कर रहा था, तो वो भी हमारे पास 90 के एंगल से लैग कर रही होगी। ये रेजिस्टेंस आ गई और ये रिएक्टेंस। वेक्टर रूल के मुताबिक इसको ऐड कर लें, जो रिजल्टेंट आएगा आपके पास वो सर्किट की इम्पीडेंस को शो कर रहा होगा। और ये फेज डिफरेंस है, ये XC है हमारे पास। और ये जो रिजल्टेंट है ये इम्पीडेंस को शो करेगा। फर्दर इससे रिलेटेड अगर आप फेजर डायग्राम को देखें तो उससे रिलेटेड कुछ आप यानी कि MCQs जो पूछे जा सकते हैं वो ये है कि इन RC सर्किट फेजर डायग्राम में आपको साफ नज़र आ रहा है कि जो वोल्टेज होता है वो लैग कर रहा होता है करंट से बाय एन एंगल थीटा। देखिए आप देख सकते हैं कि करंट जब 0 पर है तो वो उससे पहले RMS वैल्यू जो सी है वो उससे लैग कर रही है सम एंगल थीटा। और या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई I लीड कर रहा है V को बाय एन एंगल थीटा। तो ये MCQs पूछे जा सकते हैं।